वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिले हुआ है। तो चलिए, कोई ये बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो टॉपिक है। हम लोगों ने बिहार का मध्यकालीन, बिहार का जो आधुनिक था उसे समाप्त किया, उसके बाद बिहार के ज्योग्राफिकल टर्म को भी समाप्त किया। अब हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो बिहार में चुनाव हुआ था, बिहार जो पंचायती राज का 2020-21 का, उसको देखेंगे। और ये बिहार का लगभग 95% समाप्त हो जाएगा। लगभग यहीं से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद करंट, चूँकि कुछ समस्याएं हो गई थी तो ये नहीं हो पाया, तो प्रयास करेंगे कि अगर करंट भी हो जाए बिहार का, क्योंकि बिहार का लगभग करंट अफेयर्स हमने पहले भेज भी चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसे देख लेंगे। साथ ही साथ जो 4-5 महीने का करंट अफेयर्स है वो हमें देखना है, और वो आसानी से आप लोग प्लेलिस्ट में प्रयास होगा कि आज ही कल में भेज दिया जाए, ताकि जो हमारा बिहार का करंट अफेयर्स है और बिहार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्राचीन बिहार को फटाफट। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिथिला के मंत्री चंदेश्वर। और यह जो रत्नाकर पुस्तक है वह ब्रह्म नीति का आधार मंडल है। कौटिल्य की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने राजा बनाकर और घनानंद को पराजित कराया और मौर्य वंश की एक महान साम्राज्य की स्थापना करवाई। प्रधानमंत्री बना किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यह किसकी जो कौटिल्य की पुस्तक है, जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र, वह राजनीति और शासन पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक है मौली कवि। कौन? मौली कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा से बराबर की पहाड़ियों से और राजगिरी से। तो पाटलिपुत्रा से, बराबर की पहाड़ियों से और राजगिरी से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण पत्र मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। बिहार के तुर्क राजवंश के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के जो तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस वंश के प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश के। बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। कहाँ का? तो तिरहुत का। तो बसाती नुल उन्स तिरहुत क्षेत्र का एक मूल्यवान स्रोत है। बिहार आने वाले कौन कौन से विदेशी यात्री थे? तो फाहियान, युआन च्वांग अर्थात हुएनसांग और इत्सिंग, ये तीनों चाइना के थे, जो कि मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये तीनों यूरोपीय थे। जबकि मुल्ला ताकिया जो कि ईरान का था, वो सबसे पहले बिहार आया था, मुल्ला ताकिया। उसके बाद मुल्ला बहमहानी, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, ये सभी भी बिहार आए थे। हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, कौन कौन से बिहार आए थे विदेशी यात्री, वो प्लेलिस्ट में है, बिहार विशेष में, आसानी से देख लेंगे। बहारिस्तान गैबी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिर्जा नाथन। तो बहारिस्तान गैबी पुस्तक को लिखा मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से होती है? कहाँ से की गई है? पाटलिपुत्रा, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और सहसराम से। अशोक के लघु शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। और इसकी लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। मृतुल अहवाल किसने लिखा? मुल्ला बहबहानी ने, जो कि एक ईरानी यात्री था। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का स्रोत कहाँ से पता चलता है? तो कीर्तिलता और
वर्ण रत्नाकर। मध्य बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो छपरा के चिरांद से, वैशाली के चेचर से और सोनपुर से और मनेर से। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? परवर्ती गुप्त राजवंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक और शाहपुर अर्थात पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त? लेखों के बारे में जानकारी किस वंश के बारे में प्राप्त होती है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय। तो कौन से परवर्ती गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त? पाल शासकों के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त होती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के बारे में जानकारी के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। बिहार के महाजनपद के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। तो यह जो अंगुत्तर निकाय है उससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त किस चीज़ का प्राप्ति हुई है? पाल कला के बौद्ध विहार से। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिग्ग निकाय से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मगध के राजवंश, मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र, साथ ही साथ मौर्योत्तर बिहार की भी जानकारी प्राप्त होती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? कनिंघम। कौन? कनिंघम। यह नालंदा महाविहार और बोध गया के मंदिरों को भी इसने खोजा था। कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के अभिलेख की भी इसने बताई थी कनिंघम ने। केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर प्राचीन स्थलों की भी खोज की किसने? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया। इसका वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख संबंधित है किस शासक से? तो मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी से। पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं कौन है? अकबर। अकबर। प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए? दिग्ग निकाय से। दिग्ग निकाय। अब कुछ पुस्तक है और रचयिता हैं, जैसे सियर उल मुताखरीन। सियर उल मुताखरीन के रचयिता हैं गुलाम हुसैन तब्तबाई। रियाज उस सलातिन के लेखक हैं गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़े शेरशाही के लेखक हैं अब्बास सरवानी। बकियात मुस्ताकी के लेखक हैं रिजकुल्ला। अफसानाए शाह के लेखक हैं शेख कबीर। बसातिनुल उन्स के लेखक हैं इखतसनान देहलवी। आधुनिक बिहार के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? फ्रांसिस बुकानन का विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंट सीरीज। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से हुआ? 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से क्या क्या प्राप्ति हुई? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा। ये सभी किस युग के थे? तो पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर से। बिहार में नव प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सारण के चिरांद, वैशाली के चेचर और सोनपुर और मनेर से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। और आर्यों का आगमन में सहायक कौन हुआ? लोहे का उपयोग। तो इस आर्यों के आगमन में लोहे का उपयोग सहायक हुआ। महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन था? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। और इस विदेह की चर्चा किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषद काल में धर्म, ज्ञान, दर्शन और साहित्य का मुख्य केंद्र था विदेह। अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। किस राज्य के लिए? मगध के लिए। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में बिहार के कुल कितने महाजनपद की चर्चा है? 3। कौन कौन? अंग, वज्जी और मगध। अंग जो था भागलपुर और मुंगेर, अंग में भागलपुर और मुंगेर आता था, जिसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी कौन थी? प्राचीन राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगीर भी कहा जाता था। मगध तथा अंग को अंग करने वाली नदी कौन थी? चंपा। 8 महाजनपद के समय 8 राज्यों का संघ कौन था? तो बज्जी, जिसमें लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह भी शामिल था। बज्जी की राजधानी और लिच्छवी की राजधानी कौन थी? वैशाली। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कौन थी? चंपा। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे था? बोधगया, राजगीर और वैशाली से। महात्मा बुद्ध के द्वारा पाटलिपुत्र के विनाश का कारण था बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश का कारण किसे बनाया? बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? नालंदा में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किस राज्य को जाता है? मगध को। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ जो था यह संस्थापक था किसका? मगध का। और वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यह बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसे श्रेणिक भी कहा जाता था, और यह महात्मा बुद्ध का मित्र था। ये सभी प्लेलिस्ट में है, प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा डिटेल में, उसे आप लोग देख सकते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के। बिंबिसार की पत्नी कौन थी? कौशला देवी, जो कौशल देश की राजकुमारी थी। चलन्ना और क्षेमा मध्य नरेश की राजकुमारी थी, और चलन्ना चटक की पुत्री थी। चटक की पुत्री। ब्रह्मदत्त को बिंबिसार के द्वारा पराजित करके अंग पर कब्जा किया गया। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग पर कब्जा किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और उसके बाद गद्दी संभाली। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था, उसने कौशल नरेश पर सैन्यजीत को पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया, और कौशल की राजकुमारी वज्रा का विवाह किससे हो गया? अजातशत्रु से। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वज्जी गणराज्य से हुआ। इसके लिए सोन, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का भी निर्माण हुआ, जिसे पाटली ग्राम कहा गया। क्या? पाटली ग्राम। वर्तमान में वही पाटली ग्राम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। यही पाटलिपुत्र मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी भी बना। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डाल दिया। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजित किया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति की 2 श्रृंखलाएं हैं, श्रुत, जिसे उक्ति भी कहते हैं, और विनय अर्थात संघ के नियम। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदायन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है।
इसका शासनकाल 460 ईस्वी से लेकर 444 ईसा पूर्व था और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। महावंश के अनुसार उदयन के उत्तराधिकारी कौन थे? उदयन के उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अगले शासक शिशुनाग के द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। तो हर्यक वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिसने राजधानी कहाँ पे बुला दी? वैशाली में। शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। शिशुनाग के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन था? महापद्यम नंद, जिसे निम्न मूल कोटि का कहा जाता था, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। महापद्यम नंद ने एकारट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा कर्नाटक तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर ब्यास नदी को घनानंद की शक्तिशाली हस्ती सेना के कारण पार नहीं कर पाया। घनानंद अत्यंत अत्याचारी और प्रजा में अलोकप्रिय शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। मगध राज्य के उत्कर्ष के मुख्य कारण कौन सी थी? लोहे की खानें, जिसने लोहे के प्रमुख हथियार जैसे कि महाशिला कंटक और रथ मुसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध मध्य गंगे घाटी के केंद्र में होने के कारण उर्वर और समृद्ध था तथा हाथी की प्रचुरता की वजह से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दो राजधानियां थी, एक राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, राजगीर क्या होता है? 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, और दूसरा पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जलमार्ग। मौर्य साम्राज्य जो 300 से लेकर 320 से 180 ईसा पूर्व तक वंश था, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 320 से 298 ईसा पूर्व था। इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने यूनानियों के प्रभाव से भारत को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में शामिल थे सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन। पश्चिमोत्तर सीमांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस निकेटर को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले करने पड़े। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पुत्री का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया, जिसने अपने अनुभवों को अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा है, जो मौर्यकालीन इतिहास को बताने में काफ़ी सहायक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का निर्माण किया, जिसकी सभी सूचनाएं कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर प्रशासन की देखरेख में 6 समितियों की चर्चा किसमें की है? इंडिका में। मेगास्थनीज ने धम्म महामात नामक मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में बताया गया है कि अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारी समाज में सह अस्तित्व और सद्भाव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियुक्त किए और धम्म यात्राओं का आयोजन किया।
चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 से 278 ईसा पूर्व था, उसके समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव कौन बना रहा? तो मगध। और यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? अशोक था, जिसका शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने अशोक को असुर विजय त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। अशोक ने अपने दूत कहाँ कहाँ भेजा? श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यूनान, सीरिया, मिस्र, साइरिन, मैसिडोनिया, एपिरल, इन सभी जगहों में अशोक ने अपना दूत भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया और पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। अशोक ने जम्बू द्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शासनकाल में थेरावाद संप्रदाय का उदय हुआ। किसका? थेरावाद। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। अशोक ने नगर प्रशासन सुव्यवस्थित करने के लिए रजुक नामक एक अधिकारी बहाल किए, साथ ही साथ पशुवध पर रोक लगा दी। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध के कारण अशोक महान शासक था। अशोक के शांति प्रिय नीति, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव इत्यादि के कारण सैन्य बल का नष्ट और ब्राह्मणों का रुष्ट होना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। परंतु इसका मुख्य कारण अधिकारियों की अयोग्यता, साम्राज्य की बृहद क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और उनके विरुद्ध विद्रोह, यूनानी हिंद शासकों के आक्रमण, इन सभी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। तो याद रखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मौर्य वंश था उसका संस्थापक जो था वह बृहदत्त था और अंतिम शासक भी कौन था? बृहदरथ था। दोनों अलग अलग थे। मौर्य काल में कला और विद्या के प्रगति के बारे में की गई रचना अर्थशास्त्र कौटिल्य की कालजयी रचना है। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की अष्टाध्याय भी एक कालजयी रचना है इस काल की। मौर्य काल की महान विभूतियों में उपावर्ष की मीमांसा और वेदांत टिप्पणियाँ थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, जिसमें एकास्म गोलाकार स्तंभ एक है। यह अशोक के द्वारा अपने अभिलेख के प्रचार हेतु ईरानी कला है। पटना सिटी का दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, राजगीर की स्वर्ण भंडार की गुफाएं, गया की बराबर की पहाड़ियाँ, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की पत्थर को चमकाने की कला, ये सभी विशिष्ट उदाहरण हैं बिहार में मौर्यकालीन कला के बारे में। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु और आजीवक पंथ के आचार्य क्या करते थे? तो विश्राम करते थे। मौर्य साम्राज्य के अंत से मगध इतिहास का अंत हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल घाटी से संबद्ध क्षेत्र शेष रह गए थे। यूनानी शासकों ने पंजाब और पाटलिपुत्रा पर भी अधिकार कर लिया था। पाटलिपुत्रा पर संभवतः 185 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ और कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग ने जालंधर और साकल, जिसे सियालकोट भी कहते हैं, तो वहां तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण को विफल बनाकर
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा अश्वमेध यज्ञ? पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को अपनाकर बौद्धों के प्रति आक्रामक और उत्पीड़क का व्यवहार किया। पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके उनके स्तूपों और विहारों को नष्ट कर दिया। शुंग वंश की समाप्ति और इसके अंतिम शासक देवभूति के सचिव वासुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की समाप्ति किसने की? 75 ईसा पूर्व में उसके अंतिम शासक देवभूति के सचिव वासुदेव ने हत्या करके। कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसे आंध्र सातवाहन क्या कर दिए? अपदस्थ कर दिए। कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को उनके दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा प्राप्त होती है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः लिच्छवियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। किसका? लिच्छवियों का। बिहार में गुप्त वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 4वीं शताब्दी में। गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्यवर्ती क्षेत्रों में संभवतः हुआ था। चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि मिली। किसकी? महाराजा धीराज। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया और उसी के साथ गुप्त सम्राट के इतिहास का आरंभ होता है। 355 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त 355 से लेकर 375 ईसा पूर्व में शासक बनता है, जो एक महान विजेता होने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन होने की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम गंगा जमुना दोआब के शासकों को पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य मिला लिया। उसके बाद उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण करके उसे अपनी सत्ता में शामिल कर लिया। समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आर्कटिक राज्यों की विजय प्राप्त की। किसकी? आर्कटिक राज्यों की। दक्षिण के तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित करके उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसने सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती देवी का विवाह किससे किया? वाकाटक वंश के राजा रुद्रदामन द्वितीय के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल 375 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। यह गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कौन बने? स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल 456 से 476 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल तक हुनों का आक्रमण नियंत्रित रहा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक बना बुद्धगुप्त। कौन बना? बुद्धगुप्त, जिसका शासनकाल 476 से 496 ईस्वी तक था और इसके अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। (485 ईसा पूर्व तक हुण मध्य भारत तक फैल गए थे और हुण शासक मिहिरकुल ने भी पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई की थी और उसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित करके बंगाल तक खदेड़ दिया। गुप्त काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया। 6वीं शताब्दी के अंत तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट गुप्त वंश के पतन का कारण बन गया। गुप्त काल विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आंतरिक आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज। गुप्त काल के प्रख्यात विद्वानों में बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मदत्त को क्रमशः गणित, भूगोल और दर्शन के क्षेत्र में अविस्मरणीय माना गया है। कुमारगुप्त, जिसका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी तक था, तो वहाँ उस समय नालंदा महाविहार जो विद्या का मुख्य केंद्र था, उसकी स्थापना की। वहाँ पे बड़ी संख्या में विदेशी यात्री पढ़ने आते थे। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को अधिक प्रगति प्राप्त हुई। गुप्त काल में अनेक नाटकों की रचना हुई, भागवत परंपरा का विकास हुआ और हिंदू धर्मों का वर्तमान जो है उसी पर आधारित है। गुप्त काल में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। बोध गया से गुप्त काल के 405 से 411 ईस्वी तक चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया। फाहियान 3 साल तक पाटलिपुत्रा रहा और उसने पाटलिपुत्रा के बारे में बताया कि इसे मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। परवर्ती गुप्त वंश जो कि 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना कृष्णगुप्त ने किया था। किसने? कृष्णगुप्त ने, जिसकी जानकारी शाहाबाद और गया के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। परवर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो परवर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त तृतीय के द्वारा मौखरी शासक को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित करके मगध के अधिकांश भागों पर हस्तगत कर लिया, अर्थात अधिकार कर लिया। बंगाल के गौड़ शासक शशांक का अभियान परवर्ती गुप्त शासनकाल में हुआ, जो एक धर्मांध और क्रूर शासक था। शशांक ने बौद्ध धर्म और बोधि वृक्ष दोनों को क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन करके कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह बर्मन के विरुद्ध कार्रवाई किया और फिर उसका वध भी कर दिया। ग्रह बर्मन के वध के प्रतिरोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके उसका वध कर दिया। 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। हर्षवर्धन ने परवर्ती गुप्त शासकों में माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक के द्वारा किसी आक्रामक कार्रवाई का निदान आसानी से किया जा सके। किसी बिहार के शासक अर्जुन ने हर्ष के मृत्यु के उपरांत चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। इसके प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया, जिससे बिहार में कुछ समय के लिए तिब्बत की सत्ता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया? तो माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। आदित्य सेन ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता आरंभ किया और राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। आदित्य सेन का राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार अर्थात मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र तक सीमित थे। पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर अधिकार था। आदित्य सेन की मृत्यु के बाद अंतिम शासक बना जीवितगुप्त द्वितीय,
जिसने 725 ईसा पूर्व में 725 ईसा पूर्व में कन्नौज के शासक यशोवर्धन ने उसका वध करके परवर्ती गुप्त शासक का अंत कर दिया। इसके बाद पाटलिपुत्रा का गौरव क्या हो गया? नष्ट हो गया। हर्षकालीन चीनी यात्री के अनुसार 635 ईसा पूर्व में, तो हर्षकालीन चीनी यात्री 635 ईसा पूर्व के युआन च्वांग के अनुसार इस समय तक पाटलिपुत्रा लगभग ध्वस्त हो चुका था, लगभग ध्वस्त। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। किसका? पाल वंश, जिसके संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईसा पूर्व था, तो धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त करके एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? उत्तरापथ स्वामिन। धर्मपाल के पुत्र देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से लेकर 850 ईसा पूर्व तक था, तो उसने विस्तारवादी नीति अपनाई। कौन सी नीति? विस्तारवादी। धर्मपाल ने प्राग्ञ ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। धर्मपाल ने कन्नौज और दक्कन के राज्यों के साथ संघर्ष किया, जबकि इसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। धर्मपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। किसने? 5 गांव। बलपुत्र देव। धर्मपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन आरंभ हो गया। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरुदय हुआ। किसका? पाल वंश का। महिपाल ने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। महिपाल के उत्तराधिकारी के कमजोर होने के कारण बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गए और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ भागों में अपना राज्य स्थापित किया। रामपाल की मृत्यु के बाद गढ़वालों ने बिहार में शाहाबाद और गोवा तक को अपना विस्तार किया। गया तक। सेन शासकों विजय सेन और बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहाँ? गया के पूर्व तक। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक एक कर की चर्चा मिलती है। कौन सी कर? तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड किसानों से तुर्की के आक्रमण को रोकने के लिए लिए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे और बौद्धिक शैक्षिक संस्थाओं को भी उन्होंने प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने नालंदा विहार को 200 गांव दान स्वरूप भी दिया। 200 गांव किस रूप में दिया? दान स्वरूप। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय किसमें संगठित हो गए? तो पाटलिपुत्रा में। बौद्ध काल में बौद्ध विद्वानों में
शांत रक्षित और अतीश दीपांकर कहाँ गए? तो तिब्बत गए। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामीन तिब्बत से कहाँ आ गए? तो बिहार आ गए। दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक महाविहार के निर्माण की, नालंदा में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति प्रदान की। निर्माण के लिए क्या किया? अनुमति प्रदान किया, जिसके लिए देवपाल ने आर्थिक अनुमति को प्रदान भी कर दिया गया था। गौतम बुद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं की सुंदर कांस्य प्रतिमाएं चमकीले पत्थर में बनाई गई। किस पत्थर में? चमकीले पत्थर में। इसका महत्व था कि कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युगीन क्या था? तो सर्वश्रेष्ठ था। रामपाल के शासनकाल में 1097 से 1098 ईसा पूर्व में तिरहुत में कर्नाट राज्य का उदय हुआ। कौन? कर्नाट। इसके संस्थापक था नान्यदेव। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव के पुत्र का नाम था गंगदेव। क्या नाम था? गंगदेव, जो एक योग्य प्रशासक था। इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव ने बंगाल के शासकों के साथ संघर्ष के लिए तुर्कों का सहयोग प्राप्त किया। जब बख्तियार खिलजी के अभियान बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर संतुष्ट किया। 13वीं शताब्दी में तुर्क प्रांतपतियों ने बिहार में तिरहुत और दरभंगा में निरंतर सैन्य अभियान किए। तो तिरहुत और दरभंगा में तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी ने दरभंगा और तिरहुत में तुर्क के सेनापति तुगरिन तुगन से असफल अभियान की चर्चा की है। किससे? तुगरिन तुगन से। दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति बिहार एवं बंगाल में नियुक्त थे, तो उस क्षेत्र की विजय गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान, जो कि 1324 से 1325 ईस्वी तक था, उसी क्रम में हुई। उस समय तिरहुत का शासक था हरि सिंह देव। कौन? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण का सामना नहीं कर सका और अंत में वह नेपाल की तराई में भाग गया और इसका विलय उत्तरी और मध्य बिहार का हो गया। उसके बाद उत्तरी और मध्य बिहार का विलय हो गया। 1378 ईस्वी तक कर्नाट वंश पूर्णतः क्या हो गया? उसका अंत हो गया। हरि सिंह देव 1279 से 1335 ईस्वी तक शासनकाल था। एक समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा और इसी के समय पूंजी प्रबंध का भी विकास हुआ और इस काल में बड़ी संख्या में स्मृति और निबंध रचनाएं भी लिखी गई। तो ये तो था हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास। बिहार का लगभग 95% चीज़ें समाप्त हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ से एक दो प्रश्न आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो लगभग इसी से प्रश्न बनेंगे। तो और हम लोग देखेंगे जो चुनाव हुआ था पंचायती वाला, उसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देखेंगे, तो अगले वीडियो में उसे देखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनको आसानी से सूचना मिल सके। सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।